जब किसी को पहली बार पता चलता है कि उसे डायबिटीज़ हो गई है, तब तक उसके बॉडी में कुछ ऐसे डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे नाजुक अंग होते हैं जिनका अधिक से अधिक डैमेज होना शुरू हो चुका रहता है। और हमें ऐसा लगता है कि हमें तो अभी डायबिटीज़ हुई है, अभी मालूम पड़ा है, तो ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ होने में 10 साल लग जाते हैं। डायबिटीज़ रातों रात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आज मालूम पड़ा तो हमें आज 10 दिन में डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ को डेवलप होने में 10 साल लगते हैं, और 10 साल डेवलप होने के बाद ये डायबिटीज़ की एक लास्ट स्टेज में आने के बाद हमें समझ में आता है कि हमें डायबिटीज़ हो गई। उसके पहले हमारे बॉडी में अलग अलग अवस्थाओं में चेंजेस होते रहते हैं जो हमें पता नहीं चलता है, जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है। और आज हम इन्हीं अलग अलग स्टेज के बारे में, अलग अलग अवस्थाओं को आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे बॉडी में किस तरह से 1 बाय 1 चेंजेस होते रहता है, और अलग अलग स्टेप में चेंजेस होते हुए लास्ट स्टेज में आकर के हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ हो गई। तो आज हम आपको डायबिटीज शुरू होने से लेकर के इस लास्ट स्टेज तक पहुंचने की अलग अलग 6 अवस्थाओं के बारे में, 6 स्टेप्स के बारे में हम आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो डायबिटीज होने से पहले सबसे पहले हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होता है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक दिन में नहीं होता है, काफ़ी दिन ये प्रक्रिया बॉडी में चलती है और लास्ट में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, इंसुलिन और शुगर। शुगर हमारे फूड का वो कंपोनेंट है, जब भी हम कोई भी फूड लेते हैं उसमें वो एज ए कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में रहता है, और वही डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड में आता है। आप देखेंगे कि आज का जो फैट फोबिक माहौल है, इस फैट फोबिक माहौल में हमारा जो डाइट है, इसमें जो मेन कंपोनेंट उसका है वो कार्बोहाइड्रेट है, जबकि हमारे डाइट का मेन कंपोनेंट प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों होता है, और वो भी एक बैलेंस के रूप में रहना चाहिए। और आज के समय में ये देखने को मिलता है कि हमें फैट से इतना डर लगता है, या हम बोल सकते हैं कि फैट से इतना हमें डराया जा चुका है कि हम फैट को अपनी डाइट से बाहर करने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे कि नेचर का दिया हुआ कोई भी फूड जहाँ पर फैट देखने को मिलता है, वहाँ पर फैट के साथ में प्रोटीन भी कंबाइंड रहता है। लेकिन जैसे ही हम फैट के डर से फैट को बाहर निकालते हैं, तो हमारे फूड में प्रोटीन भी बाहर चला जाता है, और अधिक से अधिक हमारे डाइट में जो इनटेक होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। और यही कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाकर के शुगर का लेवल बढ़ा देता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम 25 ईयर्स के आसपास की एज तक पहुंचते हैं, तब तक हमारे बॉडी में डेवलपमेंट का काफ़ी काम होते रहता है, और उस समय जो कुछ भी हमारे बॉडी में, यानी हम जिन भी फूड का इंटेक करते रहते हैं, वो सभी किसी न किसी तरीके से हमारे बॉडी में यूज कर लिया जाता है। हमारी बॉडी उसे यूज कर लेती है, डेवलपमेंट के लिए उसको यूज करती रहती है। लेकिन जब 25 साल की उम्र हो जाती है और उसके बाद बॉडी में डेवलपमेंट की प्रक्रिया लगभग ऑलमोस्ट रुक गई रहती है, नहीं होती है, तब हमारे बॉडी में केवल रिपेयर और मेंटेनेंस की प्रक्रिया चलती है। और उस समय हमारा जो पहले से फूड का जो लेने का, यानी खाने का जो इंटेक का जो सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा रहता है, और उसकी आदत हमें बनी रहती है, और जबकि उस समय उतनी ज़रूरत नहीं रहती है, उसकी नीड हमें उतनी नहीं रहती है, लेकिन आदत की वजह से हम लेते रहते हैं। तो अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये हम लेते रहते हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है, होता क्या है हमारे बॉडी में। जब हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो यानी कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इंटेक, यानी ग्लाइसेमिक लोड का ज़्यादा लोड देना बॉडी पर। और जब हमारे बॉडी में हाई ग्लाइसेमिक लोड का फूड जाता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का फूड जाता है, तो ये शुगर में कन्वर्ट होकर के ब्लड में अपनी मौजूदगी दिखाता है। और जब ये कार्बोहाइड्रेट वाला शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है, तो उस ब्लड से सेल्स को, क्योंकि एक्चुअल डेस्टिनेशन उसका सेल होता है, उसे सेल में जाना होता है, और सेल में ले जाने के लिए, सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन की। और ये इंसुलिन एक हार्मोन्स है, जो जिसे हम मेटाबॉलिक हार्मोन्स बोलते हैं, मतलब एक ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसकी बहुत ज़्यादा हमें नीड होती है, और वो काम भी वही करता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्प करता है, जिसका कि प्रोडक्शन पैंक्रियाज नाम की एक ग्लैंड्स होती है वो करती है। और ये इंसुलिन जब हमारे ब्लड में आता है,
तो ब्लड में आई हुई शुगर को इस सेल्स तक पहुंचा देता है। तो होता क्या है कि शुरुआती कंडीशन में हमारे ब्लड में जो भी शुगर आता है उस शुगर को ये इंसुलिन उठा करके सेल में डाल देता है और हमें हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो अच्छे से काम करते रहता है। लेकिन आपको यहीं पर हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो फूड का इंटेक है वो ज़्यादा रहता है, मीन्स हाई कार्ब रिच फूड हम लेते रहते हैं, और जो हाई कार्ब रिच फूड जो भी हमारे ब्लड में आता है उसकी मौजूदगी एक पर्टिकुलर टाइम में हो जाती है, और वो चाहे कम हो या ज़्यादा हो उस सबको इंसुलिन को सेल्स में डालना पड़ता है। इंसुलिन सेल्स में उसको डाल देता है, और जब इंसुलिन सेल्स में उस ग्लूकोज को, उस शुगर को डाल देता है तो उसके बाद सेल्स की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। हमारे बॉडी को भी ग्लूकोज की एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हम जितना भी डालते गए बॉडी में और वो यूज होते जाएगा। वो यूज कैसे होता है, अगर हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो वो यूज भी हो जाता है। लेकिन आज के समय में जो हम सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, इस कंडीशन में उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है, और सेल को ऐसा लगता है कि भाई मुझे ग्लूकोज की अब ज़रूरत नहीं है, और वो इंसुलिन को एक तरह से रेजिस्ट करने लगता है, उसको प्रतिरोध दिखाता है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि जब हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा हुआ, हमने तो अभी खा लिया और वो ब्लड में जा कर के अपना लेवल दिखा रहा है, और उस समय सेल को ज़रूरत नहीं है, और सेल इस तरह से रेजिस्ट करता है, इंसुलिन को बताता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बॉडी का जो सिस्टम है, वो बॉडी हमारी हमेशा होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का मतलब कि जो बॉडी का एक नॉर्मल रेंज बनाया गया है, उस रेंज से ऊपर अगर ग्लूकोज बॉडी में है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ग्लूकोज ज़्यादा है, और उस कंडीशन में ब्रेन पैंक्रियाज को सिग्नल भेजता है कि भाई ये जो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है ब्लड में, इसको कहीं भी तुम यूज करो बट जगह से निकाल डालो। और इस तरह से इंसुलिन भागे भागे दौड़े दौड़े आता है, और जो भी शुगर उसको ब्लड में मिलता है उसे वो सेल में डाल देता है, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलते रहती है। अब वहाँ पर सेल हमेशा अपना प्रतिरोध दिखाता है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बॉडी को नॉर्मल लेवल में मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन ज़्यादा बनाना पड़ता है, और वही ज़्यादा बना हुआ इंसुलिन वापस उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल्स में डाल देता है। और ये एक तरह का एक दूसरे का विरोध प्रतिरोध, जो कुछ भी आप बोले, ये चलते रहता है। और इसे हम नॉर्मल शब्दों में अगर बोलें आपको समझने के लिए, तो बोलते हैं ना मियाँ बीबी का झगड़ा, यानी घर में मियाँ बीबी का झगड़ा हो रहा है, बाजू वाले को पता नहीं चलता। और इस तरह से सेल्स का और इंसुलिन का एक झगड़ा काफ़ी समय से चलते रहता है, जो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, और इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो ये होती है हमारी स्टेज 1। तो इस तरह से सेल और इंसुलिन का जो एक झगड़ा चलते रहता है, इस झगड़े को ही हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बताते हैं। ये इस झगड़े को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, और ये जो है लगभग डायबिटीज होने वाले पेशेंट को 10 साल पहले से शुरू हो गई रहती है। और इस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बॉडी में डेवलप होते रहता है, और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप होने में एक्चुअल में हमारी कोई गलती नहीं है। गलती अगर देखने जाए तो हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, जो जिसे हम नेचुरल सिस्टम बोल सकते हैं, जो हमारे बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। हमने कम खाया वहाँ भी मेंटेन करता है, हमने ज़्यादा खाया वहाँ भी हमारी बॉडी मेंटेन करती है। हमने कम खाया वहाँ पर वो बॉडी में डिपॉजिट किए हुए ग्लूकोज को यूज कर लेती है, वो हमें नहीं समझ में आता है, और हमने ज़्यादा खाया वहाँ पर ज़्यादा खाए हुए को वो डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरह से ये बॉडी में इस प्रक्रिया चलते रहती है, और ये बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते रहती है। तो गलती इसी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की जो बॉडी की नेचुरल प्रक्रिया है, इसी की है। अगर उसी दिन बॉडी इस नेचुरल प्रक्रिया से उसको मेंटेन नहीं करती तो उसी दिन हमें समझ में आ जाता कि ग्लूकोज ज़्यादा खाया हमने, हमको नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेचर ने, गॉड ने इस तरह से हमारे बॉडी को डिजाइन किया हुआ है कि हर हाल में हमारी बॉडी एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगी, सर्वाइव करने की कोशिश करेगी, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, और उसी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की वजह से हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। और यहीं से डायबिटीज की शुरुआत होती है, और बाद में स्टार्ट होती है दूसरी स्टेज।
दूसरी स्टेज जब शुरू होती है तो वो भी इसी से जुड़ी हुई है और जिसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ऐसे और भी ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो कुछ फ़ायदेमंद हो सके। धन्यवाद दोस्तों।